गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग फिजिक्स में जो पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसको ध्यान से पढ़िए। इस चैप्टर पर आपका कमांड होगा तो फिर आगे की बात समझ में आएगी। आज हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर एनालिसिस जो हमारे 11th के सिलेबस में है। सबसे पहले हम लोग पढ़ें, यहाँ पर जनरली हम लोग जानते हैं कि हमारा क्वांटिटी कितने टाइप्स के होते हैं। तो क्वांटिटी हम लोग लेते हैं कि दो तरह का होता है। एक होता है आपका स्केलर क्वांटिटी, दूसरा होता है आपका वेक्टर क्वांटिटी, एक तीसरा भी होता है जिसको हम लोग कहते हैं टेंसर क्वांटिटी। टेंसर के बारे में हम लोग को अभी यहाँ 11 में नहीं पढ़ना है, लेकिन थोड़ी इसके बारे में हम जानकारी दे देते हैं। अब आइए, स्केलर वेक्टर टेंसर से पहले हम थोड़ी बात पर समझना चाहते हैं। अगर मेरे पास एक लाइन हमने ड्रॉ किया, किसी स्टूडेंट से पूछा इस लाइन का लेंथ कितना है। उस स्टूडेंट ने हमको कहा कि सर इसका लेंथ 2 है। इससे हमको ये क्लियर नहीं होता है कि यह लेंथ कितना हुआ। किसी से पूछे तो वह कहा कि सर इसका लेंथ मीटर है, इससे भी क्लियर नहीं होता है। दूसरे स्टूडेंट से पूछे तो वो कहा कि सर इसका लेंथ 2 मीटर है। तो इससे हमको क्लियर हो जाता है कि इस लाइन का लेंथ हमारा 2 मीटर है। तो इस लेंथ को जानने के लिए हमको 2 नंबर की जरूरत पड़ गई, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक यूनिट। उसी तरह से बहुत से फिजिकल क्वांटिटी है, उसको जानने के लिए बहुत से नंबर की जरूरत पड़ती है। तो हमारा जो स्केलर क्वांटिटी है उसको जानने के लिए हमको यहाँ पर 1 नंबर की जरूरत पड़ती है। वेक्टर को जानने के लिए 3 नंबर की जरूरत पड़ती है और टेंसर को जानने के लिए 9 एंड मोर देन 9 नंबर की जरूरत पड़ती है। इसको जानने के लिए नंबर की जरूरत पड़ती है। अब है एक समझ लीजिए थोड़ा सा कि कोई भी टेंसर है उसको जानने के लिए 3 टू द पावर n नंबर्स की जरूरत पड़ती है। किसी भी टेंसर को जानने के लिए हमको 3 टू द पावर n नंबर्स की जरूरत पड़ती है। n इक्वल टू हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5। यानी 1 नंबर का मतलब हो गया कि इट हैज ओनली 1 कंपोनेंट। 3 नंबर का मतलब हो गया इट हैज 3 कंपोनेंट। यहाँ पर 9 और मोर देन 9 हो जाएगा। अब n इक्वल टू हम 0 डालते हैं तो 3 टू द पावर n होगा, n का पावर 0 तो 1, यानी 1 से डिफाइन करते हैं हम लोग स्केलर क्वांटिटी को। तो ये कहेंगे हमारा जो स्केलर है टेंसर ऑफ 0 रैंक। ऐसे समझिए 0 रैंक के टेंसर का ही नाम दिया गया है स्केलर। दूसरा है कि अगर n इक्वल टू हम 1 रखते हैं तो 3 टू द पावर n, 3 टू द पावर 1 इक्वल टू 3 से डिफाइन हम लोग करते हैं वेक्टर को। तो ये हमारा हुआ आपका टेंसर ऑफ फर्स्ट रैंक, यानी फर्स्ट रैंक के टेंसर को ही हम लोग वेक्टर कहेंगे। अब है कि n इक्वल टू 2 रखें तो 3 टू द पावर n इक्वल टू 3 टू द पावर 2 इक्वल टू 9। ये कहलाएगा हमारा टेंसर ऑफ सेकेंड रैंक। तो सेकेंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक इस तरह का टेंसर होता है। तो 0 रैंक के टेंसर को हम लोग स्केलर कहते हैं, फर्स्ट रैंक के टेंसर को हम लोग वेक्टर कहते हैं। ये जो स्केलर है इसका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन आपका सिंपल अलजेब्रिक लॉ पर होता है। और वेक्टर जो हमारा क्वांटिटी है उसका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एक वेक्टर अलजेब्रा पर होता है, जो हम लोग को पढ़ना है वेक्टर अलजेब्रा। तो यहाँ पर हम लोग इसके बाद इसका थोड़ा सा डिफिनीशन हम लोग जान ले कि डिफिनीशन क्या लिखेंगे इसके बारे में। सबसे पहले हम लोग
scalar quantity that physical quantity which has only magnitude is called as a scalar quantity, that is length, mass, time, वर्क, इट इज, ये सब हमारा स्केलर क्वांटिटी है। इसको डिफाइन करने के लिए हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, डायरेक्शन की इसमें कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स बता देते हैं। वन, numbers are needed for explanation of scalar quantity। स्केलर क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए कंप्लीटली हमको वन नंबर की जरूरत पड़ती है। स्केलर इज टेंसर ऑफ जीरो रैंक। जीरो रैंक के टेंसर को ही हम लोग स्केलर कहते हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर quantity is based on algebraic law। जो अलजेब्रा का हम लोगों को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन का लॉ है, उसी लॉ पर ये आपको स्केलर क्वांटिटी का एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन होता है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ें वेक्टर। Vector quantity that physical quantity which has both magnitude and direction is called as vector quantity, that is displacement, velocity, force, etc। ये सब हमारा कहलाएगा वेक्टर। वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दो चीज की जरूरत होती है। 3 numbers are needed for explanation of vector quantity। 3 numbers का मतलब है 3 कंपोनेंट, इसको चाहिए एक्सप्लेन करने के लिए कंप्लीट हो। वेक्टर इज टेंसर ऑफ जीरो रैंक। जीरो रैंक वेक्टर इज टेंसर ऑफ फर्स्ट रैंक। फर्स्ट रैंक के टेंसर को ही हम लोग कहते हैं वेक्टर। एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर
quantity based on वेक्टर अलजेब्रा। हम लोग वेक्टर अलजेब्रा पढ़ेंगे, उसमें आगे उसका एडिशन का क्या रूल है, सब्ट्रैक्शन का क्या रूल है, मल्टीप्लिकेशन का रूल है, नेक्स्ट आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर वेक्टर हमारा वही क्वांटिटी होगा जिस पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो और वो वेक्टर अलजेब्रा को सेटिस्फाइड करता हो, तो वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। अब है हमारा एक तीसरा क्वांटिटी बताए हैं आप लोगों को, टेंसर क्वांटिटी, दैट फिजिकल क्वांटिटी है डिफरेंट मैग्नीट्यूड along different direction is called as tensor. Different direction is called as tensor quantity, that is refractive index, pressure, density, moment of inertia, etc. एक ही पॉइंट पर मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा, अगर डायरेक्शन हम चेंज करते तो हमारा टेंसर कहलाता है। इसमें हम एग्जांपल दे दिए हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, प्रेशर, डेंसिटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बहुत से क्वांटिटी है, स्ट्रेस है, ये सब हमारा आपका टेंसर क्वांटिटी होगा। तो हम लोग को पढ़ना है मेनली यहाँ पर वेक्टर। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर है रिप्रेजेंटेशन, ऑफ वेक्टर। वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे हम लोग करेंगे? वेक्टर को हम लोग दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट है ग्राफिकली, किसी भी वेक्टर को हम लोग डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर है ये वेक्टर क्वांटिटी represented by directed line segment। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का वह डायरेक्ट लाइन सेगमेंट जिसमें हमको डायरेक्शन लगा हुआ है। जब डायरेक्शन जब लगा हुआ तो लेंथ ऑफ लाइन आपको मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है और एरो जो है सो आपको डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट represent the magnitude of vector and arrow represent the direction of vector। जैसे कि यहाँ पर एक लाइन हम लोग ड्रॉ की है OP, तो ये जो आपका OP डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है जो एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ये जो O पॉइंट है इसको हम लोग इनिशियल
पॉइंट और टेल ऑफ वेक्टर कहते हैं। ये जो P पॉइंट है इसको टर्मिनल पॉइंट और हेड ऑफ वेक्टर कहते हैं। यहाँ पर हो गया द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट OP represent a vector, the length OP of line represent the magnitude of vector, and arrow at point P represent the direction of vector from O to point P। O पॉइंट है, इसको हम लोग इनिशियल पॉइंट कहते हैं वेक्टर का, जैसे टेल ऑफ वेक्टर भी कहते हैं। P पॉइंट है, इसको टर्मिनल पॉइंट कहते हैं, यानी हेड ऑफ वेक्टर भी कहते हैं। ये लेंथ ऑफ लाइन है, इसको मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। P पॉइंट पर जो एरो है आपका लगा हुआ वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि इस वेक्टर का डायरेक्शन आपका O से P की ओर है। दूसरा है आपका सिंबॉलिकली, हम लोग वेक्टर को सिंबल के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बी में है सिंबॉलिकली, किसी भी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड को हम लोग अल्फाबेट ABCD से लिखें, उसके ऊपर अगर एरो लगा देते हैं तो वह वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इफ मैग्नीट्यूड of vector of a vector is A, then it denoted by एरो से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, और बोल्ड लेटर प्रिंटिंग लेटर से, जनरल प्रिंटिंग लेटर से बोल्ड लेटर होता है, ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ये जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैपिटल लेटर में भी और स्मॉल लेटर दोनों में हम ले सकते हैं। इसका अगर मैग्नीट्यूड हमने ए लिया है तो यह वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ये इसका मैग्नीट्यूड हुआ, एरो जो है उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज called as modulus of vector। The magnitude of vector A denoted by मॉड ऑफ वेक्टर। ये पढ़ते हैं, दो वर्टिकल लाइन इस वेक्टर पर हम लगा देंगे तो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। इसको कहा जाता है मॉड ऑफ वेक्टर ए। इसको मॉड ऑफ वेक्टर ए पढ़ते हैं, दैट इज ये मैग्नीट्यूड इसका मॉड ऑफ वेक्टर ए पढ़ेंगे। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हमारा ए हुआ। अब इसमें कुछ डिफरेंट टर्म्स हम लोगों को पढ़ना है। हमारे सिलेबस में दो डिफरेंट टर्म्स दिया है, यूनिट वेक्टर और जीरो वेक्टर। उसका कुछ वेक्टर क्वांटिटी और है हमारा टाइप्स, और हम बता देंगे। तो यहाँ पर हम लोग पढ़े सब बाद में टाइप्स ऑफ वेक्टर। फर्स्ट हमारा है
यूनिट वेक्टर। नाम से ही पता चलता है यूनिट का मतलब 1 होता है। वह वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है उसी को हम लोग कहते हैं यूनिट वेक्टर। दैट वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड इज यूनिट और 1 is called as यूनिट वेक्टर। सभी वेक्टर के डायरेक्शन में हमारा एक यूनिट वेक्टर होता है। तो यहाँ पर है द यूनिट वेक्टर along वेक्टर A डिनोटेड बाय ए कैप और ए हैट पढ़ते हैं, ए कैप और ए हैट भी पढ़ा जाता है उसको, ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। सभी वेक्टर की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर होता है। एग्जाम्पल रूप में हम वेक्टर ए लिए हैं, वेक्टर ए के डायरेक्शन यूनिट वेक्टर को ए कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर दैट इज ए कैप हमारा यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। यूनिट वेक्टर को निकालने के लिए एक फार्मूला है कि हमारा यूनिट वेक्टर जो होगा किसी भी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर दें तो हमारा यूनिट वेक्टर होगा। वेक्टर ए में उसके मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारा यूनिट वेक्टर होगा। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड कर करके 1 हो जाएगा और डायरेक्शन वही होगा यूनिट वेक्टर का जो ए का डायरेक्शन होगा। और वेक्टर को हम लिख सकते हैं ए को मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू ए कैप, यानी कि वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इंटू ए कैप। किसी वेक्टर को हमको लिखना हो उसके मैग्नीट्यूड में उसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को हम लिख देंगे तो हमारा वह वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। अब है कि हम लोग को यहाँ पर 3 डायरेक्शन होता है कोऑर्डिनेट एक्सिस से, एक्स कोऑर्डिनेट एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में हम लोग यूनिट वेक्टर को आई कैप से, वाई एक्सिस में जे कैप से और जेड एक्सिस में हम लोग के कैप से लिखते हैं। यहाँ पर है द यूनिट वेक्टर along x, y and z axis denoted by I cap, J cap and K cap। तो हमारे किसी मैग्नीट्यूड में अगर I कैप लगा हुआ हो तो हम समझेंगे वह वेक्टर हमारा x एक्सिस में है। अगर वेक्टर के मैग्नीट्यूड में J कैप लगा हुआ हो तो हम समझेंगे कि वेक्टर हमारा y एक्सिस में है। और वेक्टर के मैग्नीट्यूड में K कैप लगा हुआ हो तो हम लोग समझेंगे कि हमारा वेक्टर Z एक्सिस में है। तो x एक्सिस, y एक्सिस और Z एक्सिस में वेक्टर को I कैप से लिखा जाता है, J कैप से लिखा जाता है और K कैप से लिखा जाता है। तो ये हमारा हुआ यूनिट वेक्टर। इसके बाद हम लोगों को है सिलेबस में पढ़ना जीरो वेक्टर। सेकंड है आपका जीरो वेक्टर। वह वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो वह कहलाएगा जीरो वेक्टर। आपको एक बात समझ में आएगी, जीरो किसका मैग्नीट्यूड होगा? कोई बड़ी रेस्ट उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो वेक्टर कहलाएगा। अगर कोई बड़ी कांस्टेंट वेलोसिटी यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा हो तो उसका एक्सेलेरेशन 0 होगा। उस समय में एक्सेलेरेशन हमारा एक जीरो वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो दैट वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड इज 0 इज कॉल्ड एज जीरो वेक्टर। वह जीरो वेक्टर कहलाएगा। यहाँ पर है द जीरो वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय, जो नंबर 0 है उस पर हम एरो लगा देंगे, वह जीरो वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ये हमारा जीरो वेक्टर होगा।
हम लोग जानते हैं कि दो वेक्टर का सम भी एक वेक्टर ही होता है। तो यहाँ पर है द सम ऑफ वेक्टर ए एंड माइनस ए will be a vector, but it will be zero vector. That is vector a plus माइनस ए लेंगे तो वेक्टर ए माइनस ए हमारा हो जाएगा जीरो वेक्टर। यहाँ पर है when a body moves with uniform velocity। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब उसका वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा। देन एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी विल बी जीरो। इन दिस केस acceleration is called as जीरो वेक्टर। वो हमारा जीरो वेक्टर होगा एक्सेलेरेशन। यहाँ पर अब आइए आप प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर का प्रॉपर्टी फर्स्ट है किसी भी वेक्टर में अगर जीरो वेक्टर को ऐड करेंगे तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, हमारा वेक्टर ए ही होगा। सेकंड है किसी वेक्टर में से जीरो वेक्टर को माइनस करेंगे तो वही वेक्टर होगा। थर्ड है किसी भी वेक्टर में मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग जीरो वेक्टर से तो हमारा जीरो वेक्टर होगा। फिफ्थ है फोर्थ है किसी भी नंबर में अगर मल्टीप्लाई करेंगे जीरो वेक्टर से तो हमारा जीरो वेक्टर ही होगा। तो हम लोग को जीरो वेक्टर का जरूरत क्यों पड़ गई, यहाँ पर आ गए हम लोग नीड ऑफ जीरो वेक्टर। यहाँ पर जीरो वेक्टर की जरूरत क्यों पड़ गई, यहाँ पर है कि इफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी and vector A is equal to vector B minus B, then vector A plus minus B and vector A minus B is equal to 0 हो जाएगा। यानी कि दो वेक्टर का सम ले उसमें से दोनों वेक्टर एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट हो तो दोनों का सम हमारा जीरो होगा। कारण कि दो वेक्टर का सम भी एक वेक्टर ही क्वांटिटी होगा तो उस समय ये हमारा जीरो वेक्टर हो जाता है। यहाँ पर है इफ लैम्डा एंड म्यू आर नन जीरो रियल नंबर एंड ए एंड बी are vector and lambda a is equal to mu b, it is will be correct when both vector a and vector b और जीरो वेक्टर दोनों हमारा जीरो वेक्टर ए और बी होगा तभी इस रिलेशन को सेटिस्फाइड करेगा, नहीं तो वो सेटिस्फाइड हमारा रिलेशन को नहीं कर सकता है। ये हमारा हुआ जीरो वेक्टर। अब इसके बाद हम लोग को थोड़ा सा फिजिक्स में बराबर यूज होता है पोजीशन वेक्टर। लोग पोजीशन वेक्टर किसे कहेंगे, थर्ड में है आपका पोजीशन वेक्टर। किसी भी पॉइंट को
ओरिजिन के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करने वाला जो वेक्टर होगा वह हमारा कहलाएगा पोजीशन वेक्टर। दैट वेक्टर which represent the position of a point with respect to origin is called as पोजीशन वेक्टर। जैसे एग्जांपल देखिए, ये ओरिजिन, ये हमारा P हुआ और ये वेक्टर OP इक्वल टू R हो, तो वेक्टर R P का पोजीशन वेक्टर कहलाएगा ओरिजिन O के रिस्पेक्ट में। इफ OP इक्वल टू R, देन वेक्टर R इज called as position vector of point P with respect to origin। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हमारा O है, ओरिजिन O हमारा है, ओरिजिन O के रिस्पेक्ट में P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर R हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे इक्वल वेक्टर। जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो तो हमारा कहलाएगा इक्वल वेक्टर। फोर्थ में है हमारा इक्वल वेक्टर। when magnitude and direction of two given vectors are same, then both vectors is called as equal वेक्टर। यहाँ पर दो वेक्टर हम लोग एग्जाम्पल में ले लेते हैं, वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर है हमारा बी। दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम देते हैं। यानी ये कह रहा है कि जब दो वेक्टर ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम हो, दूसरा कह रहा है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का डायरेक्शन सेम है। यहाँ पर दोनों तरफ सेम डायरेक्शन का पता है कि दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो उस कंडीशन में वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी होगा। जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन सेम हो, तो दोनों हमारा इक्वल वेक्टर होगा। इसके बाद फिर हमारा नेगेटिव वेक्टर। जब दो गिवन वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन अपोजिट हो तो हमारा नेगेटिव वेक्टर होगा। when magnitude of given two vectors are same but direction are opposite, then both vectors is called as negative vector to each other, एक दूसरे का कहलाएगा। यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं कि दो हमारे पास वेक्टर है, वेक्टर ए, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। यहाँ पर दैट इज वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इक्वल टू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और वेक्टर ए और बी का डायरेक्शन
अपोजिट है, अपोजिट एरो बताता है अपोजिट डायरेक्शन, यहाँ दोनों का डायरेक्शन हमारा अपोजिट है। तो उस कंडीशन में वेक्टर बी इक्वल टू माइनस बी होगा या वेक्टर बी इक्वल टू माइनस बी। ए बी का नेगेटिव हो सकता है और या बी ए का भी नेगेटिव हो सकता है। ये हमारा हुआ नेगेटिव वेक्टर। अब है 6 में आपका पैरेलल वेक्टर। जब दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री हो और या 180 हो तो दोनों हमारा पैरेलल वेक्टर बनता है। व्हेन एंगल बिटवीन टू गिवन वेक्टर्स आर 0 डिग्री और 180 डिग्री, then both vectors is called as parallel vector। जैसे यहाँ पर हम दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए, दूसरा है हमारा वेक्टर बी। यहाँ पर दोनों के बीच का एंगल हुआ 0, ये दोनों पैरेलल होगा। ये कहा गया आपको लाइक पैरेलल वेक्टर। जब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री हो तो ये लाइक कहलाता है। और ये वेक्टर ए है, यहाँ पर वेक्टर बी है, इसके दोनों के बीच का एंगल 180, 0 डिग्री होगा और 180 होगा। दोनों केस में हमारा पैरेलल वेक्टर होगा। लेकिन जब 180 हो तो अनलाइक पैरेलल वेक्टर का, ये हमारा हुआ अनलाइक पैरेलल वेक्टर और ये हुआ लाइक। जब 0 डिग्री एंगल हो दोनों वेक्टर के बीच में तो लाइक पैरेलल होगा। जब यहाँ पर दोनों के बीच का एंगल 180 हो तो ये हमारा अनलाइक पैरेलल वेक्टर होगा। अब है 7 में को इनिशियल वेक्टर। जब सभी वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट एक ही पॉइंट पर हो तो आप कहलाएगा को इनिशियल वेक्टर। इनिशियल पॉइंट ऑफ ऑल गिवन वेक्टर्स आर एट same point, then it is called as co-initial vectors। यहाँ पर कुछ वेक्टर ले लेते हैं। एग्जाम्पल, ये वेक्टर हमारा ए है, वेक्टर ए बी, वेक्टर ए हमारा सी। सबका इनिशियल पॉइंट एक ही है तो ये हमारा को इनिशियल वेक्टर कहलाएगा। तो द इनिशियल पॉइंट ऑफ वेक्टर ए बी एंड सी आर एट सेम पॉइंट O, then vector A, B and C are called as co-initial vector। इसको co-initial vector। अब है आपका A को-टर्मिनल वेक्टर। जब सभी वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट एक ही जगह हो को-टर्मिनल वेक्टर। टर्मिनल वेक्टर को इनिशियल में था कि हमारा सभी का इनिशियल पॉइंट एक जगह था। को टर्मिनल में सभी का टर्मिनल पॉइंट एक जगह हो। टर्मिनल पॉइंट ऑफ ऑल वेक्टर्स एट same
point, then it is called as co-terminal vectors. यहाँ पर एग्जांपल में हमने कुछ वेक्टर्स ले लिए। ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी, वेक्टर सी। ए बी सी तीनों का टर्मिनल पॉइंट आपका एक ही जगह पी पॉइंट है। ये तीनों हमारा को टर्मिनल द टर्मिनल पॉइंट ऑफ वेक्टर ए बी एंड सी आर एट सेम पॉइंट पी, hence vector A, B and C are called as co-terminal vectors। उसको हम लोग को टर्मिनल्स कहेंगे। जब सबका टर्मिनल पॉइंट एक जगह पर हो